नमस्कार दोस्तों, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि भारत देश में एक ही गवर्नमेंट एग्जाम को दो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स देते हैं। पहला जनरल कैटेगरी का और दूसरा एससी कैटेगरी का। जब इस एग्जाम का रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 100 में से 80 मार्क्स मिले और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को 100 में से 60 मार्क्स मिले। फिर भी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की गवर्नमेंट जॉब लग गई, जबकि ओपन कैटेगरी स्टूडेंट की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। इसे हम अक्सर रिजर्वेशन का नाम दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 क्लॉज 1 हमें यह बताता है कि इंडिया के सभी सिटीजन्स को गवर्नमेंट जॉब के लिए इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 16 क्लॉज 2 हमें यह बताता है कि कोई भी सिटीजन के साथ जब गवर्नमेंट एग्जाम की बात हो तब रिलीजन, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के नाम से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फिर भी हमारे देश में कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन अवेलेबल है, तो ऐसा क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। So India legalized caste-based reservation. The idea was to uplift certain pockets of the society, put them at the same level with others. Seats were reserved for certain communities at schools, jobs and legislature. The arrangement was supposed to end in 10 years. रिजर्वेशन को समझने से पहले हमें 3 अलग अलग कैटेगरीज को समझना पड़ेगा, जिसमें से पहली सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस, दूसरी एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस और तीसरी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। पहली सोशली बैकवर्ड क्लासेस। हमारे देश में पहले के ज़माने में सोसाइटी 2 पार्ट में डिवाइड थी, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। लोअर कास्ट को अपर कास्ट की सेवा करनी होती थी, जिसमें लोअर कास्ट के लोगों को कचरा साफ करना, गटर साफ करना जैसे काम करने होते थे। यह कैटेगरी में दलित, हरिजन और आदिवासी जैसे लोगों का समावेश होता है। इसके बाद है एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। ये एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस का मतलब यह है कि पहले के ज़माने में जिन जिन लोगों को पढ़ने के राइट नहीं थे या फिर जो लोग ठीक से पढ़ नहीं पाए, वो सोशली प्रेशर की वजह से या फिर फाइनेंशियली प्रेशर की वजह से, तो इस कैटेगरी को हम एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस बोलेंगे। इसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इस कैटेगरी में समाज के गरीब लोगों का समावेश होता है। भारत में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में एससी, एसटीज और ओबीसी का समावेश होता है, जिसमें से एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिला है। ये कोई नई बात नहीं है कि भारत में इस रिजर्वेशन का यूज़ होता है। ये रिजर्वेशन नाम की पॉलिसी पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है। जैसे कि अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए रिजर्वेशन किया गया है, वैसे ही कई सारी वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज है जो अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस रिजर्वेशन का यूज करती है। अब आप ये सोचेंगे कि ये रिजर्वेशन इंडिया में कैसे आया, तो 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था और 1950 में इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी इनेक्ट कर दिया था। फिर सबसे पहला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर 1951 में हमने एसटी और एससी को 7.5% एंड 15% का रिजर्वेशन दे दिया। इसके बाद 1975 तक किसी ने रिजर्वेशन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज कर दी। इस इमरजेंसी की वजह से 1977 में लोकसभा के फिर से इलेक्शन हो गए और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गिर गई। फिर बीजेपी के लीडर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ गई। ये मोरारजी देसाई ने बिहार के पॉलिटिशियन बीपी मंडल को ये पूछा कि हमारे देश में एससी और एसटी के सिवा कौन सी ऐसी बैकवर्ड क्लासेस है जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। तो थोड़े ही समय बाद मंडल कमेटी ने ये रिपोर्ट जारी की और इसमें 2 मेन रिकमेंडेशन बताई गई थी कि देश में 52% ऐसी पॉपुलेशन है जो एससी और एसटीज में नहीं आते, लेकिन वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है और इसे हम अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी के नाम से बुला सकते हैं। और दूसरी रिकमेंडेशन ये थी कि ये ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन 1980 में फिर से इलेक्शन होते हैं और इंदिरा गांधी जीत जाती है। अब इंदिरा गांधी पीएम बन गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस मंडल कमेटी की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दी। फिर 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है और राजीव गांधी को नए प्राइम मिनिस्टर के तरीके से चुना जाता है, लेकिन राजीव गांधी ने भी इस मंडल कमेटी की रिपोर्ट पर कोई एक्ट नहीं किया और ये मंडल कमेटी की रिपोर्ट को एनफोर्सेबल बनाने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद
इसके थोड़े समय बाद राजीव गांधी का एक बोफोर्स स्कैम बाहर आता है। यह बोफोर्स स्कैम को एक्सपोज करने वाला उसके ही पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर था जिसका नाम था वीपी सिंह, जो कि उस समय डिफेंस मिनिस्ट्री की पोस्ट को संभाल रहे थे। वो ये पूरा बोफोर्स स्कैम बाहर लाते हैं और उस समय वीपी सिंह बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं और उसी समय राजीव गांधी की गवर्नमेंट गिर जाती है। फिर 1989 में फिर से इलेक्शन होते हैं, लेकिन उस समय कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो कि लोकसभा में अपनी मेजोरिटी प्रेजेंट कर सके। इसीलिए तब वीपी सिंह दो पार्टी के कोalition से अपनी गवर्नमेंट बना देते हैं, जिसमें एक पार्टी का सोच ये था कि वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसे काम करे और दूसरी पार्टी का स्कोप ये था कि वो देश के अंदर ही देश के लोगों के लिए काम करे। तो इस समय वीपी सिंह को भी पता था कि ये उसकी पार्टी जो है वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। इसीलिए वीपी सिंह मंडल कमेटी की रिपोर्ट को इनेक्ट कर देते हैं और तुरंत उसकी राइट साइड की जो पार्टी होती है जनता दल, वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेते हैं और वीपी सिंह की गवर्नमेंट अल्टीमेटली गिर जाती है। फिर 1991 में फिर से इलेक्शन होते हैं। अब कांग्रेस के लीडर वीपी नरसिम्हा राव एज अ प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। वीपी नरसिम्हा राव ने रिजर्वेशन पॉलिसी में और आगे बढ़ाया, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को और 10% का रिजर्वेशन दे दिया गया। ये रिजर्वेशन देने के बाद देश के कई सारी जगह पर दंगे हुए। इसमें एक लॉयर इंदिरा सहानी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए रिजर्वेशन के खिलाफ। ये इंदिरा सहानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो 27% ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है उसमें क्रीमी लेयर के लोगों को एक्सक्लूड कर दे और 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिला है वो भी हटा दे। फिर 2019 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है और फिर से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन मिल जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।